अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद का दूसरा दिन, शाम के ठीक 4 बजकर कुछ सेकंड हो चुके हैं और शाम 4 बजे हम आपके लिए लाते हैं ख़ास प्रोग्राम। और आज तक या अब तक आपको बताते चलें कि हमारे ये ख़ास प्रोग्राम मेरे साथी मीर हिलाल हांजोरी ला रहे थे, लेकिन आज ईद के मौके पर उन्हें आराम का, छुट्टी का मौका मिला है, तो उनकी जगह पे स्पेशल रिपोर्ट का प्रोग्राम लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन आज के स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत हम स्पेशल ख़बर से ही करेंगे। बताते चलें आपको, इंजीनियर रशीद पिछले साल या यूं कहें इस साल में काफ़ी सुर्खियों में रहा और इस साल उनकी सुर्खियों में सबसे बड़ा मार्का तय करने की और उसके बाद क्या वो पार्लियामेंट में जा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी 4 बजे ठीक पटियाला कोर्ट ने, मौजूद अदालत ने उनकी ज़मानत के हवाले से जो फैसला महफूज रखा है। कुछ पल बच्चे हैं या हो सकता है इस वक्त पटियाला कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जो बेल एप्लीकेशन है उस पर फैसला आ गया होगा, क्योंकि महफूज फैसला रखा हुआ और अभी सुनाया जाने वाला है 4 बजे। मौजूद अदालत ने बताया है कि क्या, लेकिन आज जो एनआईए के वकला थे, एनआईए के वकला ने इंजीनियर रशीद के हवाले से जो ज़मानत की अर्ज़ी थी उस पर बहस करते हुए, अपने दलाइल देते हुए बताया कि इंजीनियर रशीद की ज़मानत की एनआईए मुखालफत करती है, क्योंकि अगर इंजीनियर रशीद को ज़मानत मिली तो फिर बाकी लोगों के लिए जो टेरर फंडिंग वगैरह में मुलव्वस हैं उनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। ये एनआईए ने आज जो है अपनी हियरिंग दी। ताहम उनके वकला ने बताया कि इंजीनियर रशीद के वकला ने कि इंजीनियर रशीद आम शख्स नहीं है, बल्कि वो 5 लाख लोगों के जो वोटर्स हैं उनके नुमाइंदे हैं और फिर वो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को या कोई जम्मू कश्मीर की एक सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। लोगों का उन पर एतमाद है और उन पर भरोसा है। ये हमें ये है, हम कोशिश करेंगे, दिल्ली चलेंगे, फिरदौस बाबा एआईपी के तर्जमान हैं, उनसे हम फ़ोन लाइन पे ही रब्ता कायम करके जान सकें क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। फिरदौस बाबा साहब, ज़रा बताइए, अभी 4 बज चुके हैं, कुछ फैसला आने की बात है क्या? इंजीनियर रशीद के हवाले से कोई फैसला आ गया है या कुछ और देर इंतज़ार करना पड़ेगा? अभी तो फाइनल डिसीजन नहीं आया, हमें शायद कुछ मिनट और रुकना पड़ेगा। तो हमने ये लास्ट टाइम जो अपील की थी इंटरम बेल के लिए कि इंजीनियर रशीद साहब को जो ओथ सेरेमनी में हिस्सा लेना था पार्लियामेंट में, तो उसी हवाले से कोर्ट ने 18 की तारीख रखी थी इस महीने की। तो इसी सिलसिले में उससे आर्गूमेंट हो गया कोर्ट पे। तो हमारे जो वकील साहब हैं उन्होंने दलाइल पेश किए, तो एनआईए ने एतराज़ात अपने सबमिट किए। तो कोर्ट ने बोला कि अब हम 4 बजे इस पर डिसीजन दे देंगे। अभी 4 बज चुके हैं। उम्मीद क्या आपको आज का फैसला किस तरह से आपके जो वकला ने दलाइल दिए और बॉडी लैंग्वेज, चूंकि आप खुद वकील भी हैं, तो बॉडी लैंग्वेज क्या थी ऑनरेबल कोर्ट की, वहाँ पे क्या महसूस हो रहा था आपको? जी सनम एजाज साहब, मैं खुद वकील नहीं हूँ, मैं सिर्फ पॉलिटिक्स करता हूँ, तो जानकारी के लिए। और दूसरी बात, जहाँ पे आर्गुमेंट की बात है, तो हमारे दलाइल मुझे लगता है कि ज्यादा स्ट्रांग थे बनस्बत के उसके के जो एतराज़ात सबमिट किए थे वहाँ पे एनआईए ने। और हम पूरी उम्मीद है कि हमें इंशाल्लाह बेल मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आज तक जो भी एमपीज हों या एमएलएज हों जिन्होंने भी जेल से जो आज तक जीत के आए हैं, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी को रोका है ओथ सेरेमनी में हिस्सा लेने से। तो इसलिए हम पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में होगा। बहुत शुक्रिया सर। हम जैसे अगर आपको पास खबर आती है या आप हमें कुछ अपडेट कर सकें, हमारा कंट्रोल रूम आपसे दोबारा रब्ता करेगा। फिलहाल इंजीनियर रशीद के हवाले से 4 बजे मौजूद अदालत ने फैसला सुनाना है। फिरदौस बाबा हमारे साथ दिल्ली से बराह रास्त मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा साहब, जिस तरह इन्होंने इस चीज़ की तरदीद भी की। हमारी नॉलेज के मुताबिक ये वकील, लेकिन उन्होंने कहा कि वही सिर्फ पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, ये वकील नहीं है। तो इनसे अगर जो कुछ भी हमें जानकारी मिलती है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको अब ज़रा हम दूसरे पड़ाव की तरफ लिए चलेंगे, और यह है इंतखाबात की ही बात। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं, इसके लिए अंदाजे सब कुछ आ रहे हैं। और बाज़ाब्ता तौर पे जब बीजेपी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी हरकत हो, तो उससे लोग बड़ा मुस्बत अब इंतखाबात के हवाले से ले रहे हैं। मौजूद अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए अहकाम भी जारी किए हैं। पिछले कुछ दिनों से वसवसे लोगों में शुरू हो गए थे, लेकिन कल शाम को बीजेपी ने बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर के हवाले से अपने जो इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं या इलेक्शन इंचार्ज, उनका ऐलान भी कर दिया। और जम्मू कश्मीर के हवाले से इलेक्शन इंचार्ज का ऐलान करते हुए बीजेपी ने इशारा देते हुए बताया कि BL संतोष जम्मू कश्मीर के पार्टी इंचार्ज होंगे, जनरल सेक्रेटरी जो हैं,
और माफ़ कीजिएगा कृष्ण रेड्डी, और ये जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से एक पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है। और 21 को यानी 21 जून को जो मरकज़ी वज़ीर हैं अमित शाह, मरकज़ी वज़ीर दाखिला, उनके साथ साथ बीजेपी सदर JP नड्डा और फिर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो कश्मीर इंचार्ज हैं BL संतोष, ये सब जम्मू कश्मीर के पार्टी के सीनियर लीडरान से मुलाकात भी 21 जून को कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर नज़र रखी जा सके। इस साल के आखिर में मुल्क की कुछ रियासतों में, 3 रियासतों में इंतखाबात भी होने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगरचे जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए कोई तारीख तय नहीं की है, ताहम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि 30 सितंबर से पहले असम्बली इंतखाबात कराए जाएं। और कृष्ण रेड्डी जो जम्मू कश्मीर से पहले से जुड़े हुए हैं, पहले वो वज़ीर ममलिकत भी रह चुके हैं, दाखिला अमूर के वज़ीर ममलिकत थे, पिछली बार सयाहत के भी वो रहे हैं, अब वो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज के तौर पे भी आज कल मुकर्रर हुए हैं। तो अब माना जा रहा है कि चूँकि वो इस वक्त कोयले के वज़ीर भी हैं, तो माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से BJP के हलकों की ये जो पेशरफ्त है, ये बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से। और नाज़रीन, अब ज़रा मुल्क का बड़ा इंतखाब, उसकी भी बात करते हैं, मुल्क का बड़ा ख़ानदान। और मुल्क में सियासत में बड़ा नाम गांधी ख़ानदान का है और गांधी परिवार से राहुल गांधी जो हैं, इन इंतखाबात में 2 जगहों से, वायनाड और रायबरेली से इंतखाबात जीत चुके हैं। कायदे और कानून के मुताबिक रायबरेली से या वायनाड से 2 में से एक जगह पर ही राहुल गांधी अपनी सीट रिटेन कर सकते हैं, दूसरी जगह से उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो बाज़ाब्ता तौर पे कांग्रेस ने अब फैसला किया कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट रखेंगे और वायनाड से दोबारा इंतखाबात होंगे और दोबारा मिड टर्म जो इंतखाबात होंगे वायनाड के, वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे राहुल ने, अपनी बहन या कांग्रेस ने बड़ी सियासी शख्सियत प्रियंका गांधी को अब वायनाड से मैदान में उतारने का फैसला किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सदर भी हैं, आज उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे दिल्ली में मीडिया से राहुल और प्रियंका की मौजूदगी में भी बात की और मीडिया से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि राहुल को कायदे और कानून के मुताबिक एक जगह से इंतखाब लड़ना है, तो वायनाड की आवाम को हम ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं। गांधी फैमिली वहाँ पे बराबर रहेगी, उनके साथ जुड़ी रहेगी और गांधी फैमिली की प्रियंका गांधी अब वायनाड से इंतखाबात लड़ेगी। ज़रा मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे प्रियंका ने भी मीडिया से बात की। हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे, लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने तय करा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के सदर और बता रहे थे प्रियंका गांधी वायनाड से इंतखाब लड़ेगी और वही प्रियंका गांधी वायनाड से बाज़ाब्ता तौर पे
पॉलिटिकल सियासत में तो पहले से, लेकिन इंतखाबात में पहली बार मैदान में उतर रही हैं और यहाँ से अपनी इनिंग का आगाज़ भी शुरू करेंगी। दिल्ली में आज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी और प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पे मीडिया से चिट चैट किया और प्रियंका गांधी ने बताया कि राहुल भी साथ रहेगा, प्रियंका भी रहेंगी और वायनाड के साथ जोड़े रहेंगी, यानी दोनों सीटों पर, चाहे वो रायबरेली हो या वायनाड। केरला का इलाका वायनाड पिछली बार भी राहुल को जितवा चुका है, अब की बार भी राहुल को जितवा चुका है और प्रियंका गांधी, अब राहुल के इस्तीफे के बाद प्रियंका गांधी वहां से जाएंगी और प्रियंका गांधी के बारे में साउथ इंडिया में खास तौर पे एक अच्छी इमेज है, उन्हें गांधी के तौर पे, इंदिरा गांधी के तौर पे देखा जा रहा है और बिल्कुल उनकी शक्ल जो इंदिरा गांधी से कहीं ना कहीं मिलती भी है, तो इसलिए उनका इस शक्ल का फ़ायदा भी कांग्रेस को बहुत हो रहा है। और प्रियंका गांधी ने जब आज मीडिया से बात की तो उसके तेवर अंदाज सब कुछ निराला ही था, इंतखाबी माहौल का ही था। I'm very happy to be able to represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। ये आपके पॉलिटिकल लाइफ का इलेक्टोरल डेब्यूट है। हर राजनेता चुनाव में जाना चाहता है, आप पहली बार चुनाव में जा रही हैं, क्या कहेंगी इस बारे में? किस तरह की आपकी जो इस समय भावना है? एंड आर यू नर्वस? Not at all. No. I'm not nervous at all. बनना चाहिए इसको लेके पूरी पार्टी मांग रही है, आपकी क्या राय है अपने भाई को लेकर? वो राय मैंने भाई को दे दी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्रियंका गांधी, आई एम नॉट नर्वस, नॉट एट ऑल, और राय तो भाई को दे दी है, ये प्रियंका बता रही थी। लेकिन प्रियंका, राहुल और इसी मामले को लेके बीजेपी के हलकों में कुछ मायूसी भी दिखाई दे रही है और जम्मू कश्मीर से लेके मुल्क तक इन इंतखाबात में बड़ी नज़रें लोगों की हैं और इंतखाबात में अगली तारीख पार्लियामेंट्री इजलास पर भी सबकी है। और क्या अब की बार बीजेपी की सरकार लंबा चल पाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट का इजलास सबसे तल्ख इजलास भी हो सकता है और इस इजलास में अगर जो बीजेपी के लीडरान हैं वो 24 से जो पार्लियामेंट का इजलास बताया जाता है, हो सकता है 24वां पार्लियामेंट का इजलास, उसमें क्या स्पीकर का ओहदा जो है जिसकी चंद्रबाबू नायडू बड़ी डिमांड करते हैं, क्या वो दे पाएंगी चंद्रबाबू नायडू को? और अगर स्पीकर का जो पोस्ट है वो चंद्रबाबू नायडू को मिला तो फिर इख्तलाफात तब भी रह सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी है और ओम बिरला ने तो पहले ही बता दिया है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये फैसला होगा। लेकिन मुस्तकबिली जो सरकार है इस वक्त, इसका क्या होगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। क्या ये सरकार लंबा खिंच पाएगी, वक्त निकाल पाएगी, बहुत बड़ा सवाल है और सबकी इस पर नज़रें। लेकिन कांग्रेस की पर भी आज बीजेपी नज़रें थी और शहजाद पूनेवाला जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, कभी कांग्रेस के बड़े लीडर थे, अब बीजेपी में बड़े लीडर शुमार हो रहे हैं, ने आज प्रियंका के वहाँ पे यानी वायनाड में इलेक्शन लड़ने पर कुछ तनकीद भी की और रिवायती तनकीद जारी रखी। पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही, परंतु एक बात और भी स्पष्ट हो गई, राहुल गांधी जी ये समझ गए हैं कि जो जीत तो इनको मिल गई है उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट के बल पर, अब वहां पर उपचुनाव कराने से उनकी सीट पर खतरा आ सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो वोट फिर से मिले ना मिले और वहां पर भारतीय जनता पार्टी तुरंत चुनाव के बाद फिर से मजबूत हो चुकी है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेना नहीं है, तो बहना को केरला भेज दिया, वायनाड भेज दिया। और
चलिए आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ, और आपको नाज़रीन बताते चलें अब ज़रा सियासत से हट के इक़्तिसादियात या ईद पर भी बात करते हैं। अब की बार इस ईद में इक़्तिसादी हालात जो जम्मू कश्मीर के हैं उसकी पोल खोल के रख दी गई, और अभी अंदाज़ा है कि अब की बार 25% के करीब लोगों ने ही कुर्बानी की, यानी 75% लोग अब की बार कुर्बानी नहीं कर सके। वो कश्मीरी जो दिखाता है वो खाता है वगैरह, आज सब साफ हो गया कि असल ज़मीनी हकीकत क्या है। लेकिन एक और भी ज़मीनी हकीकत है, और वो यह है कि कुछ गैर मुस्लिमों के जो त्यौहार होते वगैरह होते हैं उसमें भंग शराब वगैरह पी जाती है, और उसके बाद वो उस तरह का हल्ला गुला करते हैं, ख़ास तौर पे कुछ त्यौहार जो हैं उस तरह के। लेकिन क्या हमारे ईद का त्यौहार वैसा है? शायद नहीं होना चाहिए। मुसलमान हैं और मुसलमानों में शराब हराम है, लेकिन कल ईद के दिन हादसात होने खुद बयान करते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है बहुत बिगड़ी हुई नस्ल शायद है। सारी तो नहीं है माजरत से, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके बच्चे या वो खुद जो है वो कहीं न कहीं बिगड़े ज़रूर हैं। और कल जहाँ ईद अरूज पर थी वहाँ निसफ दर्जन के करीब हादसात ये वाज़ा भी करते हैं कि बार बार की तलकीन के बावजूद इस नई नौजवान नस्ल का रवैया बदल नहीं रहा है। कल हमने भी कई ऐसे बच्चों को देखा जिनकी उम्र 18 साल से कम थी और वो गाड़ियाँ चला रहे थे। 18 साल से कम उम्र के बच्चे गाड़ी चला नहीं सकते, उनके पास लाइसेंस मिल ही नहीं सकता है। तो कल ये बच्चे कैसे गाड़ियाँ चला रहे थे? अब टू व्हीलर देखा जाए तो हो सकता है बच्चा चोरी वगैरह करके घर से ले आए, लेकिन ये 4 व्हीलर जो वालिदैन दिए हुए थे अपने उन बच्चों को, और जो बच्चे फिर खरमस्तियाँ कर रहे थे, तो उन वालिदैन का क्या इलाज होगा? उनके ऊपर के पेट ढीले हैं या कमज़ोर, वो खुदा जाने। लेकिन हमें कल यही लगा कि इस कौम का बाबा आदम ही निराला है। फिर तस्वीर ये सोपोर से लेके राजौरी की तस्वीर आपको, सोपोर के जालूरा के इलाके में कल 2 मोटरसाइकिल सवार जो हैं आपस में टकराए। 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराए और उनमें 5 लोग ज़ख्मी हुए, और उन ज़ख्मियों में से किसी की उम्र भी 20 साल से ऊपर नहीं थी। उन सभी ज़ख्मियों को अस्पताल पहुंचा गया, जिनमें से 2 को, एक को बारामूला और एक को GMC श्रीनगर रेफ़र किया गया है। ये जालूरा सोपोर का, और बाइक नंबर है JK09AA249 और JK05K1037। तो यहाँ पे उन जो ज़ख्मी हुए हैं अस्पताल पहुँचे हैं, उनके लिए उनके वालिदैन को ज़रा अगर पुलिस थाने तलब किया जाता, ट्रैफिक हुकाम उन्हें अगर पूछ लेते कि भाई साहब आपके बच्चों के पास लाइसेंस था, वो कैसे चल रहे थे। क्योंकि कल का दिन हमने भी देखा जो बच्चे रोड पे मोटरसाइकिलों पे स्टंटिंग कर रहे थे, उसके बाद हमारे होश भी उड़ रहे थे। हम भी कल बाज़ार निकले थे, कुछ रिलेशन में जाना था, तो 2-3 बार हम भी ऊपर वाले ने रहम किया जो वो बच्चे वहाँ से आके हमारी गाड़ियों से नहीं टकराए और हमारा हादसा पेश न आया। बड़ी मुश्किल से हम भी बचे। तो हमारे ट्रैफिक हुकाम जो है उनके भी एक ज़िम्मेदारी है। उस ज़िम्मेदारी में क्या वो अपनी ज़िम्मेदारियों से गफलत तो नहीं बरत रहा है? माना कल ईद थी, लेकिन कल हमारे ट्रैफिक में नॉन मुस्लिम भाई भी हैं, कल वो ईद पे ड्यूटी दे सकते थे। तो उन लोगों के हवाले से भी बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत से पुर्जे डीले हैं, और ये सोपोर से लेकर राजौरी तक के हादसा, जिस तरह राजौरी में भी हादसा हुआ, मिनी बस का हादसा हुआ है और इसमें भी बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये राजौरी के हादसे की खबर है। तो ओवरऑल एक्सीडेंट्स पे हम अफसोस तो करते हैं, लेकिन एक्सीडेंट की वजह जो है हमने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, इसका ज़िम्मेदार कौन है। और अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी मोटरसाइकिल वाला किसी के साथ टकरा जाता है तो यूजुअली उस गाड़ी वाले को कहते हैं कि क्या पता है कैसे भी आया होगा, लेकिन हकीकत कुछ और भी होती है। कहीं वो मोटरसाइकिल वाला ही चढ़ तो नहीं दौड़ता है। जिस तरह हमने कल देखा 2-3 मोटरसाइकिल वाले हम पे ही चढ़ दौड़े थे, मुश्किल से हमने जान बचाई, और बाद में अगर अल्लाह बचाए वहाँ पे हादसा हो जाता, कोई हम पे यकीन नहीं करता, हम पे ही का इल्ज़ाम लगता। और आपको नाजरीन अब ज़रा दूसरे पहलू की तरफ लिए चलते हैं, और ये है तस्वीर का दूसरा रुख, और ये है बारामूला। बारामूला में कल ही ईद के दिन एक शख्स ने बाद दोपहर सोपोर के पुराने पुल से, जो जामिया कदीम पुल है, वहाँ से रिक्शा ड्राइवर जिसके बारे में बताया जाता है, छलांग लगा के खुदकशी की। इस खुदकशी के फ़ौरन बाद मुकामी लोग और पुलिस जाए मौके पर पहुँचे। आज भी वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन आज भी उसकी डेड बॉडी जो है वो निकाली नहीं जा सकी। इस शख्स का नाम मोहम्मद अमीन बांगर, और ये बटपुरा सोपोर का रहने वाला था। 2 बच्चों का बाप।
ईद के दिन खुदकशी की वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन साफ जाहिर है कुछ न कुछ वजूहात रही होंगी। और सोपोर का पुल, श्रीनगर का सीमेंट पुल और सोपोर का यह पुराना पुल, ये अक्सर खुदकशी का स्पॉट बने रहते हैं। यूजुअली पिकनिक स्पॉट होते हैं, फ़ोटो स्पॉट होते हैं, अब खुदकशी के स्पॉट भी हैं। और यहाँ पर भी हम इंतज़ामिया से सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसे वाक़ात क्यों पेश आते हैं, इन जगहों पे कोई फेंसिंग वगैरह क्यों नहीं होती है। सोपोर में भी लोग पूछ रहे थे और सोपोर में भी लोग ऐसा ही कुछ बता रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर सोपोर की कुछ लोग बता रहे थे कि श्रीनगर सोपोर का पुल और श्रीनगर का सीमेंट ब्रिज, ये दो जो है ये सुसाइड स्पॉट्स बने हुए हैं, यहाँ सरकार को इक़दामात उठाने चाहिए। लेकिन इस ईद पे हमने अपने आसपास पे कितनी नज़र रखी, ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये गैर रियासती ज़रूर है लेकिन कलमागो है, और कलमागो कल उम्मीद लगाए हुए थे कि गरीब ही सही लेकिन कोई और मुसलमान जो घर में कुर्बानी करेगा तो कहीं न कहीं कुर्बानी का जो हिस्सा है बासत पड़ोसी तक ज़रूर पहुंचेगा। तो श्रीनगर से लेके बांडीपोरा, बारामूला से लेके कुपवारा, साउथ कश्मीर से लेके नॉर्थ कश्मीर, अक्सर हर जगह से ये हमें तफसीलात फराम हुई हैं या ये हमें बताया गया कि कल के दिन पे इन लोगों को किसी ने याद नहीं किया, जबकि जिम्मेदारी थी कि उस मोहल्ले की, वहाँ के लोगों की, वो पड़ोसी थे उनके, वो इनको कहाँ तक जाते, इन तक पहुँचाते और इनके ईद पे इनके खुर्दनोश का इंतज़ाम ना भी करते, लेकिन कुर्बानी के हिस्से के ये हकदार थे। तो हकदार को अगर ना हक दिया जाए तो इनसे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या है। ये लोग भी उम्मीद लगाए हुए थे, उन्हीं की उम्मीद सुनते हैं। मेरा नाम इमरान मलिक है। इमरान मलिक है। देखो इतने भी हमारे यहाँ पे टेंट है, सब मुसलमानों के टेंट है हमारे। तो ये ईद के हमें बहुत एक खुशी होती है कि ये बरसों साल के बाद एक ईद आती है और सबके घर में मीट और सबके घर में होता है। हमारे ऐसे घर है जिन्होंने पहले पिछले साल की तरह सब्जी ही खाई है, आज भी सब्जी है किसी के घर में, किसी के घर में अभी तक किसी ने मीट यहाँ तक अभी तक नहीं। जिंदगी तो चलो शुक्र है अल्लाह का, जैसे कैसे निकल ही रही है। सबसे पहले आपको ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम सबको जो भी देख रहे हैं मेरे भाई। तो रहा जिंदगी का सवाल, जैसे कैसे जिंदगी निकल रही है, तो रहा आज की डेट में कुर्बानी का दौर का टाइम था, कुर्बानी चल रही थी। उस हिसाब से हमें भी अपने मुसलमान भाइयों के आस थी, क्योंकि हम जम्मू के रहने वाले नगरोटा बाईपास के, तो हमें भी इन लोगों की आस थी कि चलो हमें कहीं से थोड़ा गोश आएगा या लोग आएंगे यहाँ पे तकसीम करेंगे, जिस हिसाब से हमने भी एक आस उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। तो अभी हमारे भाइयों में से कोई आया तो नहीं, तो ले ही ये जिंदगी की बात तो कटी रही है जैसे कैसे। जैसे पहले पकाते खाते थे सेम वैसे ही पका रहे हैं, खा रहे हैं। रही बात मीट की, तो मीट देने के लिए कोई आया नहीं, तो मीट अभी तक बच्चों ने बनाया। और नाज़रीन, ये सवाल है हमारे मुआशरे पर, हम पे, हमारे पड़ोसी का हम कितना ख्याल रखते हैं। दावत हम बड़े करते हैं, हम बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकी हक़ाइक़ जो हैं वो हम आप तक भी पहुंचाते हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें 16 और 17 की रात, और इस रात को बांडीपोरा के अरगाम के इलाके में इनकाउंटर हुआ, जिसमें उमर नाम का एक मिलिटेंट मारा गया है। आज फ़ौज के 13 कोर के सेक्टर के राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर ने बांडीपोरा में मीडिया से बात करते हुए बताया कि उमर की हलाकत उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने बताया कि वो इस इलाके पर पूरी तरह से नज़र रखे हुए थे और 16 और 17 जून की रात को उन्हें मखसूस इत्तलात मिली थी, स्पेशल जो इनपुट्स मिले थे, और उसी के आधार पर ये ऑपरेशन किया गया, जिसमें इनकाउंटर हुआ और उमर लोन नामी ये मिलिटेंट मारा गया, जो बारामूला के पट्टन इलाके का रहने वाला था। उमर 2018 से एक्टिविटीज़ या सरगर्म था और वो LET या TRF के साथ मुंसलिक बताया गया। बांदीपुरा के अरागाम इलाके में हमें पिछले कुछ समय से टेररिस्ट की हरकत की खबरें मिल रही थीं। इस इलाके को हमने लगातार पैनी निगाह में रखा हुआ था। रात 16-17 जून को हमें एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिली, जिसके बेस पर इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया।
इस ऑपरेशन के दौरान हमारी एक एम्बुश पार्टी को कुछ संदिग्ध हरकत दिखाई दी। यकीन करने पर एम्बुश पार्टी ने टेररिस्ट पर फायर खोला और इस मुठभेड़ में एक टेररिस्ट उमर लोन, जो कि वुसनखुई पट्टन का रहने वाला था, उसको मार गिराया। उमर लोन 2018 से एक्टिव एक कैटेगरी ए का टेररिस्ट था और वर्तमान समय में एलईटी और टीआरएफ से जुड़ा हुआ था। बांडीपोरा खैरगाम के एनकाउंटर, आज भी वहां पे तलाशी ऑपरेशन जो है जंगलात और नजदीकी इलाकों में जारी रहा। बताएं आपको, आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। 4:30 बजने में कुछ मिनट बाकी है, आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो चला है। आप दीजिएगा मुझे इजाज़त, लेकिन फिर भी आपको जाते जाते एक बार फिर ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआ करते हैं कि ईद हमारे लिए खुशियों और मसरत का पैगाम लेके आए। तो वॉइस टीवी उर्दू से आप सबके लिए ईद मुबारक। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।